में मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और टॉपिक जो है वो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं। डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है 8 नंबर प्रश्नों तक देखा था। आज जो है वो 9 नंबर प्रश्नों तक हम देखेंगे। 9 नंबर प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं जो है वो इसे लेकर ही रहूँगा। किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का है, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक द्वारा सर्वप्रथम जो है वो कब दिया गया, इसे लेकर के विद्वानों के मध्य काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस जो है वो नारे की परिकल्पना जो है वो 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी और विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जो है वो जोसेफ काका विपस्टा ने सबसे पहले यह जो है वो वाक्य गढ़ा था। माना जाता है कि बिपटिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिलवन ना रच। और तिलक ने इस जो नारे को अपनाकर जन जन तक पहुँचाया, यानी मराठी में था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का प्रयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान आपका अप्रैल मई 1916 में किया था। इस स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसका जो है वो इसके समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसी से संबंधित है? तो तिलक जी से है, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे पाकर रहूँगा, तो ये भी तिलक जी का ही है। तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ये इसका भी जो है सी ही है, बताने का ज़रूरत नहीं है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है वो जेल हुई, तो 6 वर्ष की जेल हुई थी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके 6 वर्षों के निर्वासन और 1000 रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाकर उन्हें मांडले जेल यानी म्यांमार भेज दिया गया था। अगला देख सकते हैं कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा वामवाद जो आंदोलन थी, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो है राजवामवाद आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। देख सकते हैं शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय थे, सी जे वो राइट हो जाएंगे। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब के शेर भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और परिणाम स्वरूप 17 जो है वो नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अगला देख सकते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है, तो किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो यहाँ पे ई जो है वो राइट होगा। स्पेशली देख सकते हैं डिटेल सेक्शन को कि वी.डी. सावरकर जो है वो वर्ष 1937 से 1943 के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत जो है वो नामक संस्था की स्थापना की थी। तो 37 से लेकर के जो है वो 43 जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली अगर हम बात करें 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका जो उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी एक जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र जो है वो क्रांति करना था। वी.डी. सावरकर के प्रयासों से 1899 ईस्वी में स्थापित मित्रमेला नामक जो संस्था ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। यहाँ देख सकते हैं अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो वी.डी. सावरकर थे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया, तो वीडी सावरकर हो जाएंगे। सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, तो सूर्यसेन नहीं थे, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। सूर्यसेन जे वो काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य जे वो सभी काकोरी कांड से संबंधित है। अगला देख सकते हैं कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, तो NS हार्डिकर ने किया था, तो स्पेशली सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने जो है वो की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। इस आंदोलन की स्थापना 1923 में की गई थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, तो बीजे वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्षों की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चाइना, उसके अलावा जो है वो आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर के हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह जो है वो काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की यानी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला देख सकते हैं कि इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो ये हुई थी 1924 में, तो बी जो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर जेवो लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर के सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड यानी वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो वो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को हुआ था, तो ए जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो भगत सिंह जी थे, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जो वो पुलिस द्वारा चलाए गए नमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को गंभीर झटका लगा, किंतु बाद में विजय कुमार सिन्हा और शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा तथा जय सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इचारे को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह जेवो कोटला मैदान यानी जेवो दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें जेवो इचारे का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, तो सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये बिस्मिल जी की जो है वो पंक्ति है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि उपरोक्त गज़ल की प्रक्रिया शायर बिस्मिल आज़िमाबादी की थी। बिस्मिल आज़िमाबादी का जो है वो वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जिनका जो जन्म 1901 में पटना के हरदास बिगहा जो है वो गाँव में हुआ था। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं जो है वो वर्ष 1921 में काजी अब्दुल गफ़ार की पत्रिका सभा में छपी थी। अगला देख सकते हैं प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि
रचयिता कौन है, तो स्पेशली ई जो है वो राइट हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी इसको जो है वो रचयिता जो है वो स्पेशली यहाँ देखिएगा एक बार किसने लिखा था, तो बिस्मिल जी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो सरफरोशी की तमन्ना हमारी जो है वो, तो यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह जी ने दिया था, सी जो है वो राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा जो है वो इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हजरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। अतः निकटतम उत्तर जो है वो सी का चयन किया जा सकता है। अगला देख सकते हैं, मशहूर आपका नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, तो हजरत मोहानी जी ने लिया था, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी जो है वो दी गई थी, तो 23 मार्च आपका 1931 को, ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय सभा पर जो है वो बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के सदस्य यानी अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य जो है वो सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया और जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन तीनों को जो फांसी दे दी गई थी। 1931 को उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। अगला देख सकते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष जो वो थी, यानी 21 वर्ष 6 माह और 11 दिन था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। केंद्रीय विधानसभा में हानि आपका रहित बम किसने फेंके, तो बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे, सी जो वो राइट हो जाएगा। अनुशीलन समिति थी, तो ये क्रांतिकारी संगठन था, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, चिटगांव जो वो शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, सूर्यसेन हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, चटगांव या चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी शूरसेन ने आयोजित किया था। शूरसेन ने बंगाल में आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और इसके जो सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, उसके अलावा जो वो प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्त जो वो प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को शूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध आपका युद्ध की घोषणा की। शूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और जो वो 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 जो वो फरवरी 1933 को शूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ देख सकते हैं, चटगांव शस्त्रागार दावे से कौन संबंधित था, तो शूरसेन जी संबंधित है, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश जो वो जन आंदोलन का चरण कमजोर पड़ गया और जो है वो कांग्रेस की राजनीति काउंसिल एंट्री एवं रचनात्मक कार्यों जैसी धाराओं में बट गई, जिससे बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति से मोह भंग हो गया। ये युवा जो वो गांधीवादी के नेतृत्व और अहिंसक
संघर्ष की राजनीति से भी अबकस असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की में शादी में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर के हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह जो है वो काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला देख सकते हैं, भारत में बाहरी जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, तो स्पेशली आपका लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी जो है वो स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। अगला देख सकते हैं कि वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। तो ये जो वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की थी। लंदन में 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पे वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का जो है वो गौर से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके जो है वो उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था, यानी ध्यान से रखा जाता था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी थे। ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो आपका मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जी को कहते हैं। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। मैडम कामा स्पेशली का जन्म जो है वो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉम जी पटेल उनके पिता थे। उनका जो है वो विवाह रुस्तम की आर कामा से हुआ, जो वकील सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन की महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे एक जो है वो देशभक्त विद्यार्थी एवं जो यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा जो है वो ध्वज को फहराया था। वह विदेशी भूमि यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारतीय ध्वज को फहराने वाली जो वो पहली व्यक्ति थी। यहाँ फहराया गया यह झंडा जो वो कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। अगला देख सकते हैं, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे जो है वो स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम जो है वो तिरंगा कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे जो है वो मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा जी को दिया गया। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। करजन वाइली की हत्या आपका 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार के की। वाइली ने भारत में जो वो भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक के पद पर जो वो कार्य किया और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। अगला देख सकते हैं कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे जो अवसर मिला? तो हरदयाल हो जाएंगे। तो सी जे वो राइट हो जाएगा। लाला हरदयाल एक जो भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ देख सकते हैं गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1913 में किया गया था। बी जे वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1913 को जो वो सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन जो वो फ्रांसिस्को में था। इस जो संस्था ने
गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके अन्य सदस्यों में रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, रासबिहारी बोस थे, भाई परमानंद आदि थे। अगला देख सकते हैं कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका जो उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? तो करताब सी सराबा हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी जे वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका जो अमेरिका में हुई थी, तो सी जे वो राइट हो जाएगा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, बी जे वो राइट हो जाएगा। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, भूपेंद्र दत्त थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तो सभी हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मन से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे जो हिंदू जर्मन षड्यंत्र या जिमरमैन जो वो योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेन जिसको कहते हैं, तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1914 में बर्लिन कमेटी यानी बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1915 में इस जेवो संस्था को भारतीय स्वतंत्रता समिति के जेवो नाम से जाना गया। यहाँ देख सकते हैं आपका गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम जेवो महायुद्ध का शुरू होना था, तो सी जेवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, इन्हें उद्वेलित किया, और उस समय यह जेवो धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का जेवो कई जगहों पर कई जेवो तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर जेवो क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक यानी बेसेंट एवं होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर अधिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा जेवो महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन आपका हुआ था, तो यहाँ पे ई जेवो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला जेवो प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारा था, तो सी जेवो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर यानी डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। यहाँ देख सकते हैं कि लंदन में 13 मार्च 1940 को जेवो सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, तो उधम सिंह ने मारा था, तो डी जेवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जेवो जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो उधम सिंह जी ने मारा था, सी जेवो राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक के रूप में हम देख सकते हैं बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित विवेकी को हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन के समय जो है वो किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन की रूपरेखा जो है भारत सरकार के गृह सचिव H.H. रिस्ले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध
रिस्ले सर्कुलर में जो वो प्रस्तुत की गई थी। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को परिभाषित यानी विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। अगला देख सकते हैं, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को, तो सी वो राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा वो आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सी वो राइट हो जाएगा। भारत के वो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में यह तिथि 20 जुलाई 1905 में मिली, यानी 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इस घोषणा के विरुद्ध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वो स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में आपका पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसी आंदोलन चलाए। अगला देख सकते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो बी वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान चलाए गए थे, तो बंगाल विभाजन के दौरान चलाया गया। सी वो राइट हो जाएगा। प्रथम बार वो संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब चलाया गया, तो बंगाल विभाजन के समय चलाए गए। ए वो राइट हो जाएगा। बंग के बाद कौन से आंदोलन शुरू किए गए, तो स्वदेशी आंदोलन किए गए, तो बी वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन थे, तो डी वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, तो स्पेशली वो भी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, तो 1911 में रद्द हुआ, तो ए वो राइट हो जाएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट वो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक सरदार का आयोजन किया गया, यानी एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही वो कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की और घोषणा के उपरांत अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा एवं वो बिहार को इससे अलग किया गया। असम को नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि इसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा वो सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला देख सकते हैं, बंगाल वर्ष वो 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो 1911 में हुआ। सी वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस आपका वो लिया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया। बी वो राइट हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। अगला देख सकते हैं, कांग्रेस बनारस से कलकत्ता एवं वो सूरत अधिवेशन को देखेंगे।
निम्नलिखित में से जो है वो किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाल दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज यानी स्वशासन, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का जो झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। अगला देख सकते हैं कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए जो स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कांग्रेस ने आपका जो वो स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिए गए हैं डियर, ठीक है। तो इसको जो है वो चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन सोर्स के थ्रू। अगला देख सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन से संबंधित प्रश्नों को, तो निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां जी ने किया था, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम जेवो शिक्षा सम्मेलन के दौरान जेवो दिवस 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो गठन का प्रस्ताव पारित किया। 60 सदस्यीय स्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके जो वो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन जो वो तीनों नामों के रहने या उनमें से जो वो कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता इसी प्रकार रहेगा। पहला सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क हो जाएंगे। प्रथम दो जो वो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खां को जो प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। अगला देख सकते हैं स्वराज साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में किया गया, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। अगला देख सकते हैं मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके जो है वो संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत जो है वो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अनियमित रूप से देश के विभिन्न जो वो शहरों में आयोजित होते रहे और बीपीएससी जो है वो उसने जो अपनी उत्तर कुंजिका में डी को सही माना था, जो सही नहीं है। यानी बीपीएससी तो हमारा पूछिए मत, ये तो जो लिख देंगे वही पत्थर का लकीर है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का किया था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए जो वो विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस जो मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो वो पार्लियामेंट सुधार की बात है, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत परिषद आपका अधिनियम 1909 में किया, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पार्लियामेंट सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली जो वो दरबार और राजधानी परिवर्तन
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आपका कब जो वो बदली गई थी, तो 1912 में बदली गई थी, तो ए जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और ध्यान देने वाली बात है कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी। अंग्रेजों ने आपका राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो 1912 में किया था, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो राजकुमार शुक्ल थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उनसे चंपारण आने का वचन लिया। किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्या और यूरोपीय जेवो प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अतः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के जेवो लखनऊ अधिवेशन यानी 1916 में हुई थी। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या विषय बना, तो आपका 1916 हो जाएगा, ई जेवो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लखनऊ समझौता हुआ था, तो 1916 में हुआ था, बी जेवो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजुमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके उपरांत इसके अतिरिक्त कांग्रेस जेवो गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। यहाँ देख सकते हैं मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1916 में किया गया, तो सीधे वो राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ जेवो समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते के द्वारा मुस्लिम लीग के जेवो पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अगला देख सकते हैं होम रूल जेवो लीग को निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट जी का था और एम जेवो सुब्रमण्यम अय्यर जी का भी था। टी.एस. ऑलकॉट जेवो से संबंधित नहीं थे। देख सकते हैं एच.एस. ऑलकॉट जेवो होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे और जेवो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। ऐसे सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की जेवो आंदोलन की स्थापना से संबंधित थी यानी थे। अगला देख सकते हैं कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था और जेवो तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर जो कांग्रेस बहुत जो वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर जो सदस्य से कहा था कि वह जो लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की जेवो समाप्ति के तुरंत बाद उसी जेवो पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठकें हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई और तिलक एवं एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताना है आपको कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, तो स्पेशली सेल्फ गवर्नमेंट की जेवो ठोस योजना रखी थी, तो ए राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं होम रूल आंदोलन के दोनों जो नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गुरु द्वारा शासित डोमिनियन जेबो दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसे आपका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थी। अगले टॉपिक में हम देख सकते हैं गांधी जी एवं उनके जो प्रारंभिक आंदोलन को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में किया था। ए जे वो कॉलेज की पढ़ाई थी, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर में किसी ए जे वो पाठशाला से की, जहाँ मैं बहुत मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया और जो है वो जहाँ मैंने हाई स्कूल तक जो है वो शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी ने आपका अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से जो है वो 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत जो उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में जो वो अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे ई वो आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य वाला रिश्ता 1896 में बना था, किंतु इसे रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मिला। उनके उपरांत यह जो है वो रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। उसके उपरांत वर्ष 1915 में भारत लौटने के बाद जो महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गोखले के मार्गदर्शन में की थी। यहाँ देख सकते हैं सर्वोदय शब्द का जो वो सर्वप्रथम किसे किया था प्रयोग? तो महात्मा गांधी जी ने किया था सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ए राइट हो जाएगा। सर्वोदय संस्कृत के 2 शब्दों यानी सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर के बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट के अनुवाद में इसका उपयोग किया गया, जिसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और असमानता की भावना का विकास करना था। यहाँ देख सकते हैं नोट है कि डॉक्टर हीरालाल जैन और ए.एन. उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक महावीर हिज टाइम एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ में लिखा है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सामंतभद्र नामक जैन दार्शनिक ने लगभग 2री शताब्दी ईस्वी में किया था। आगे चल कर के गांधी जी ने इस जैव शब्दों को मजबूत आधार प्रदान कर इसे जन सामान्य के मध्य लोकप्रिय बनाया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किसकी जो वो कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो ये गुजरात के दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया था तथा 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि निम्न में से जो वो कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण हो जाएगा। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में भारत के जो वो यानी बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया और चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका जो प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के छिड़े विवाद में हस्तक्षेप किया गया। वर्ष 1918 में आपका ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह
का प्रारंभ किया, यानी खेड़ा सत्याग्रह को प्रारंभ किया। ध्यान देने वाली बात है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध स्वरूप किया गया था। अगला देख सकते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था। सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी को चंपारण आने का नामांतरण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो ए जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1916 में जेवो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला आपका बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक जेवो नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नकदी फसल नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर के उन्हें उन बंद से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी करों की जेवदर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला देख सकते हैं, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। किसने यूरोपियन जेवो नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। तो बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आर्य और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। बी जे राइट हो जाएगा। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। तो बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो ये आपका जो है वो ये हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से जो किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? उनको प्रसिद्धि जो चंपारण सत्याग्रह में मिला था 1917 में। ये जो वो राइट हो जाएगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो वो प्रारंभ बिहार में कहाँ किया गया था? सत्याग्रह आंदोलन तो ये चंपारण में किया गया था। डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। तो ए जे वो राइट हो जाएगा। अगला है, चंपारण नील आपका सत्याग्रह को राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो आपका महात्मा गांधी जी थे। तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। बी जे वो राइट हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रथा से था। बी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 रखा जाता। सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो चंपारण आंदोलन से किया। ए जो है वो राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने जो है वो सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में लिया था। बी जो है वो राइट हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किसने किया था? तो ये हमारे जो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ। तो ये राइट हो जाएगा। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती में तिनकठिया प्रथा से पीड़ित किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा की उपनिवेशिक जेवो प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे प्राय चंपारण कृषि कमेटी या चंपारण जेवो कृषि जांच समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन जेवो गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था।
अगला देख सकते हैं चंपारण जेबू आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में पारित किया गया। इस जेबो अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। महात्मा गांधी पर जेबो चंपारण सत्याग्रह के लिए कब आपका अभियोग चलाया गया, तो 1917 में चलाया गया, बी जेबो राइट हो जाएगा। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर जेबो चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का जेबो पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के आपका कुछ वर्ष उपरांत गांधी जी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जेबो नाम से संबोधित किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित करने का उल्लेख किसी प्रमाणिक प्राथमिक जेबो सूत्र में उपलब्ध नहीं होता। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण जी थे, लेकिन डी राइट नहीं है। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का जेबू साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण जेबो आंदोलन से संबंधित नहीं थे। यहाँ देख सकते हैं कि ईस्वी सन 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो लोहिया जी नहीं थे, राम मनोहर लोहिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता, तो तवान देना पड़ता था, सीजे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था और इसे जेबो तीन-कथिया पद्धति भी कहा जाता था। यदि नील की खेती आपका करने से छूट न चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना जो पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। अगला देख सकते हैं